हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आज 19 जुलाई है, तो इस टाइम एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म फिलअप चल रहा है, जो कि 24 जुलाई तक चलने वाली है। तो इसी फॉर्म फिलअप में हम क्या करें, पिछले वर्षों में जितने भी आपका 2 से 3 साल में एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर हुआ है, तो एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर रहे हैं। तो दोस्त, आज की इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि साथ ही अभी तक हमने आपके लिए जो 2024 में एसएससी एमटीएस का लगभग 1.5 महीने में पेपर हुआ था और जितने भी शिफ्ट हुए हैं, तो अभी तक एक भी शिफ्ट का पेपर हमने आपके लिए नहीं हल किया है भाई। तो ये बात आपको जाननी बहुत आवश्यक है। इस टाइम हम साथ ही 2022 और 2023 के एक एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। जो भी क्लास हम आपको सुबह 8 बजे देते हैं और दोपहर 12:35 देते हैं और एक शाम में 6:30 देते हैं। ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो हो सकता है साथ ही मंडे से आप सभी का स्टार्ट करेंगे 2024 का। ओके, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो ये भी साथ ही आपका ओरिजिनल पेपर का ही सवाल है जो एसएससी एमटीएस और हवलदार परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके, तो आज के इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी का जो सही करने का डेली टारगेट होता है, और आज भी आप सभी का टारगेट है जो कि 35 क्वेश्चन ठीक करना है। ठीक है, तो परीक्षा से पहले सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। जो अभी हम क्लास आपको दे रहे हैं, लगातार हर एक क्वेश्चन को आप याद करते साथ में चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगी। ओके, लास्ट में बस आप रिवीजन करके जाएंगे, आप बेटर स्कोर करेंगे। तो चलिए बेस्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ, 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 12:35 पे और एक शाम में 6:30 पर। ओके, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो पहला प्रश्न को डिस्कस करते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बताइए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ पर मिलती है? तो साथी, जो भारतीय संविधान के निर्माताओं थे, इनके मन तथा आदर्श की झलक वो कहाँ पर मिलती है, बताइएगा आप लोग। तो ये साथी प्रस्तावना मिलती है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? बताइए साथी, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? बताइए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा। तो याद रखिएगा साथी, SR राव ने किया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो साथ ही भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है, इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना में? बिल्कुल नहीं, प्रस्तावना में नहीं हुआ है। भाग 3 में नहीं हुआ है, अनुच्छेद 368 में भी नहीं हुआ है। इसका मतलब संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में क्या गया है, भारत अर्थात इंडिया के राज्यों का एक संघ है, तो ये कहा गया है साथी संघीय शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं नहीं है। ओके, तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था? बताइए साथी, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था? तो ध्यान देंगे आप सभी साथी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना पे सबसे अधिक जोर दिया गया था गरीबी हटाने के लिए। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? बताइए साथी, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो ये दिया था भाई राजकुमार शुक्ल ने।
ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो साथी वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो देखिए, मणिपुर की तो लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, लेकिन दोस्त असम की नहीं लगती है। तो वह कौन सा राज्य जो कि सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो असम की। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? बताइए साथी, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसा कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो जो साथी लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें कहा था। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथी भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? बताइए सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। तो दोस्त याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताइए साथी, जो अरावली एवं बिंद है इन श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्त मालवा का पठार है। तो यहाँ से भी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो साथी किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो आर्टिकल 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल 352। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो 1930 में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था जो कि महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे। तो कहाँ से किए थे? तो साथी दांडी से किया था। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। तो साथी क्या है कि इस टाइम हमारा जो प्रीवियस ईयर का एक शिफ्ट का चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जैसे साथी आपके प्रीवियस ईयर का कंप्लीट क्लास होगी तो हम लोग अपनी तैयारी साथ में करने वाले हैं। तो ये सीरीज में लगभग 10 to 50,000 स्टूडेंट को ऐड करना है, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 हल करिए। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? बताइए साथी, बुद्ध जी ने जो अपना पहला धर्म उपदेश दिया था तो अपने मत की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो भाई ये सारनाथ में रखी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। यदि जिला की बात करेगा तो वाराणसी जिले में पड़ता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? आपके एमटीएस के पेपर में शिलालेख का एक सवाल पूछा जाएगा। तो शिलालेखों का जनक तो भाई अशोक को माना जाता है। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये शिलालेख, क्योंकि अशोक से भी एक सवाल पूछा ही जाएगा आपके पेपर में। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बताइए साथी, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? तो भाई बदायूं ने किया था। ऑप्शन से यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? बताइएगा आप लोग। जो राधा मोहन कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथी याद रखिएगा गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और भारत की जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है
वो कौन सी है, तो गोदावरी नदी है, आप ध्यान देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्थापित किया गया था? बताइए साथी, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी स्थापित किया गया था, किस वर्ष में? तो साथी याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1990 में। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से किस नृत्य में पुरुष पात्र की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है? बताइएगा, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। किस नृत्य में पुरुष पात्र की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है? तो साथ ही याद रखिएगा, डोमकच में। ऑप्शन बी यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को, डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो साथी डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो दोस्त याद रखिएगा, 1893 में हुआ था। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? यानी साथी HNO3 जो है ये किस धातु पर बेअसर होता है? तो ये भाई सोना पर। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्त याद रखिए, केरल में हुआ था। ऑप्शन भी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24, भाई लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का टॉप 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, देखिए, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि निम्न में से क्या है? बहुत अच्छा, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो बस ऐसी तैयारी करते रहिए दोस्त, लगातार करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक दिन जो भी आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अब जानते हैं भाई मेहनत में कितनी दम होती है। मेहनत से ही साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ आप सभी को मिलने वाला है नहीं। बस 2 से 3 महीने आप सभी को मेहनत करना है, तो अच्छे से मेहनत करिए। ओके, यदि नहीं मेहनत करना है तो और भी आपके लिए बहुत दुनिया में काम पड़ा है, आप कर सकते हैं। टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। यदि मेहनत करें तो मन से करिएगा। ओके, यही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना होती है वो अवधि, टाइम पीरियड कितनी होती है? तो दोस्त याद रखिए 1 महीना होता है, यानी 1 माह। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बताइए साथी, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो साथी बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो साथी नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिए कथक है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाए। कथक कहाँ का है? तो भाई यूपी का है। कथकली केरल का मत भूल जाइएगा भाई, कथकली केरल का है। कथक कहाँ का? यूपी का है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो साथी मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो भाई पल्लव थे। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, डैश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है? बताइए साथी, भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ कौन से हैं? तो भाई पंडित बिरजू महाराज हैं, जो कि काफ़ी फेमस थे कथक के मामले में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बताइएगा आप लोग, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो साथ याद रखिए कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो मेरे दोस्त जो भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो किस दौरान हुआ था? तो जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था, इसके विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ओके, ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, जो कि महात्मा गांधी जी इसके नेतृत्व करता थे। तो दांडी यात्रा के साथ क्या स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो साथी किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया? बताइए साथी, कोल विद्रोह 1831 टू 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताइए साथी, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो साथी याद रखिए पंचमहल। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुशाणों की दूसरी राजधानी थी? तो भाई प्राचीन भारत में कुशाणों की पहली राजधानी कौन थी? तो याद रखिएगा आप लोग, पुरुषपुर थी। क्या साथी? पुरुषपुर बोल सकते हैं, या तो एक और नाम था साथी पेशावर। पेशावर भी था साथी, जो कि कुशाणों की पहली राजधानी थी। तो दूसरी राजधानी की बात करेंगे तो कौन थी बताइए आप लोग? तो भाई मथुरा थी। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भाई भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो दोस्त याद रखिए उत्तर पश्चिम होती है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इस पे स्टार बनाएंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्त याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्त मुंडेश्वरी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है बताइए आप लोग? तो दोस्त याद रखिए कैमूर में स्थित है, बिहार में पड़ता है कैमूर। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है? तो मेरे दोस्त विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ इनमें से क्या है? तो भाई सेल है। सेल नहीं रहेगा तो आप कैसे पूर्ण पथ को बना सकते हैं? सेल रहेगा, बैटरी रहेगा तभी तो। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? तो टोटल साथी इस टाइम 22 भाषाएं, जो कि 8वीं अनुसूची में है भाई। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है, इफेक्ट है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जापान के संविधान द्वारा। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? बताइए साथी, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो साथी याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो साथी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो याद रखिएगा साथी खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है? देखिए साथी, जो आप लोग इजी सॉल्व कर रहे हैं इस समय, इजी सॉल्व आपके पेपर में आएगा नहीं। आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए मेन है आपका जीके और इंग्लिश।
तो जानते हैं जी कि यदि आपका मेन सब्जेक्ट है, यदि किसी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए या एक आपको सरकारी नौकरी के लिए लेने के लिए, तो वो आप समझ सकते हैं किस लेवल का सवाल पूछा जाएगा। यदि हर एक सब्जेक्ट पूछता तो भाई ये मान सकते थे कि उसमें इजी सवाल आएगा, जैसे जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग आपका सब सब्जेक्ट रहता। लेकिन एसएससी एमटीएस में तो केवल 2 ही मेन सब्जेक्ट है, जो कि साथ ही जीके है और एक आपका इंग्लिश है। यही 2 मेन सब्जेक्ट है। जीके का 25 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आएगा। यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा केवल 50 क्वेश्चन से। तो सोचिए समझिए सवाल कैसा है। ईजी सवाल आपको नहीं करना है, थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल करना है। जो हम आपको डेली क्लास में करा रहे हैं वो बिल्कुल हाई लेवल के सवाल हो रहे हैं, जो पेपर में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। तो कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है? तो साथ ही याद रखिए बनारस। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? बताइए साथी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालबाई की संधि पर। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? बताइए साथी, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? भाई बलबन ने अपनाई थी। बलबन क्या था भाई? बलबन जो दिल्ली का पहला सुल्तान था। आप सभी से सवाल पूछा जाता है ना कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो बलबन ही था। याद रखिएगा साथी, ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इसने ही रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो साथी किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत के किस पड़ोसी देश को नदियों का देश कहा जाता है? तो उस देश में लगभग साथी 700 नदी हैं। 700 नदियों की संख्या है शायद। जो भारत का पड़ोसी देश है वो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नहरों का देश पाकिस्तान को बोला जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, जैसे महाकुंभ मेला लगा था ना भाई, 12 वर्षों में एक बार होता है ना, तो महामघम भी उसी तरह 12 वर्षों में एक बार ही लगता है। लेकिन ये किस स्टेट में लगता है? तो दोस्त ये तमिलनाडु राज्य में लगता है महामघम। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का हल करिएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे, यानी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये साथी टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से आज की इस क्लास से कितना स्कोर रहा? उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लगभग आपने पूरे 50 क्वेश्चन को हल किया होगा। आपका 35+ तो स्कोर हुआ ही होगा। ओके साथी, तो डेली क्लास आती आ रही, आप लोग अपनी तैयारी रखिए बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म अप्लाई करिए। पेपर्स पहले आप सारे क्वेश्चन को याद करते रहिए साथी। लास्ट में बर्थडे नहीं आना चाहिए आपके ऊपर, बस आपको रिविजन करना हो, उसी के लिए आपको तैयार करना है बस। ओके दोस्त, अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपको बहुत सारे एग्जाम देना है, उससे पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम देना है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।